सर आप असाइनमेंट का कुछ बता रहे थे सर, फिर बता दें। हाँ, मैं बता रहा था आपको, अगली असाइनमेंट जो है ना सर मैंने इस चैप्टर से देनी है, टाइमर्स वाले से। तो इस वजह से आज इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। इसमें एक एग्जांपल आएगी जिसको मैं मॉडिफाई करके ना आपको वही असाइनमेंट दे दूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? जी सर। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने ये टाइमर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके अंदर मैंने आपको इसके दोनों मेजर फंक्शंस भी बताए थे, टाइम डिलेज और काउंट पल्सेस कैसे करनी है। और इसमें आपके जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 4 टाइमर्स हैं जिनका मैंने चारों का कंपैरिजन भी कर दिया था इन स्लाइड्स के अंदर। तो इसमें नोट करने वाले यही फीचर है, टाइमर 0 जो है ये दोनों मोड्स में काम करता है, 8 बिट 16 बिट। टाइमर 1 सिर्फ 16 बिट में काम करेगा, टाइमर 2 सिर्फ 8 बिट में काम करेगा और टाइमर 3 सिर्फ 16 बिट में। और टाइमर 0 की प्रोग्रामिंग हम देख रहे थे। इसके अंदर ये सारी बिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी और ये ब्लॉक डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, ये एग्जांपल हम कर चुके थे, स्टेप्स और एग्जांपल। क्यों जहन ये किसी को याद? सर अगली स्लाइड पे जरा जाएं। सर मेरे ख्याल है कर चुके हैं। ये हमने कर ली थी। ये जो है ना, एक ये असेंबली कोड के अंदर एग्जांपल है कि आपने टाइमर को किस तरह यूज़ करना है। तो इसमें ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें इसमें ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है लेकिन टाइम पीरियड भी सेट करेगा। और टाइम पीरियड किस तरह सेट करना है उसकी कैलकुलेशन हमने इस एग्जांपल में देखी थी, एग्जांपल 9.9। ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं ना। और ये हमने सी का प्रोग्राम देखा था। अगर आपने टाइमर को यूज़ करना है स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अभी जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप असेंबली में करना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, सी में करना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। तो सर ये जो अच्छा, सी में एक हाँ जी। सर ये जो सी में डिलेस में हमने जो अगर जनरेट करना होता है तो सर सी में किस तरह हम सेट कर सकते हैं कि कितना डिले हम डालना चाहें। ये टाइमर की वैल्यूज बताएंगे जो लोड कर रहा है, ये दो वैल्यूज। अब जब आप सी के अंदर टाइमर यूज करेंगे ना, अब वो वाला इश्यू नहीं है कि आप डिले एस्टिमेट नहीं कर सकते। सी प्रोग्रामिंग में जब आप टाइमर यूज करेंगे तो एग्जैक्टली वही डिले आएगा जितनी देर के लिए टाइमर चलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने ये दो वैल्यूज लोड कर दी हैं इसमें, 3500 और ये हैग्स में है, ठीक है। इसने काउंटिंग कहाँ तक करनी है, ये जाएगा 0xFF तक। यहाँ आके आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और आपको कितना पता लगेगा डिले कितना है, आपने ये देखना है आपके टाइमर का क्लॉक क्या है, उसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। तो आप अपने क्लॉक का जो टाइमर का जो क्लॉक है उसके टाइम पीरियड से इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी इसने काउंटिंग की है, और वही आपका टाइम डिले है टाइमर 0 का। इनफैक्ट ये लास्ट एग्जांपल में हमने यही कैलकुलेशन। हाँ जी सर ये रिपीट कर देंगे आप?
ये डिफरेंस वाला जो कह रहे थे आप। हाँ, मैं आपको इधर तरीका बता रहा था कि आपने टाइमर से जो टाइम डिले ये इंट्रोड्यूस करता है ना, वो कितना करेगा। उसका क्या मेथड है, ये जो इनिशियल वैल्यू आपने दी है टाइमर को, यहाँ से टाइमर ने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आपने टाइमर 0H में 35 लोड कर दिया, TMR 0L में 0 लोड कर दिया, उसके बाद आपने तो टाइमर को स्टार्ट कर दिया। तो ये टाइमर ओवरफ्लो कब करेगा, जब ये काउंटिंग करता करता FF वैल्यू तक पहुंच जाएगा। 16 बिट मोड में FFFF, ये इसकी फाइनल वैल्यू। अब ये जो दोनों का डिफरेंस है, इनको आप यानी कि FFFF को आप सब्ट्रैक्ट करें 3F00 से, जैसे इसने इधर पीछे की है, ये पीछे डेसिमल में जा रहा है, ठीक है। तो जो आपकी काउंटिंग का डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको आपने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो टाइमर का टाइम पीरियड है। इस केस में हमारे पास ये 250 माइक्रो सेकेंड है, यानी अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ये कैलकुलेट करके जो भी फॉर एग्जांपल वैल्यू आती है, इसको मल्टीप्लाई करना है ये क्लॉक पीरियड के साथ, जो टाइमर का क्लॉक पीरियड है TP। तो ये आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा सेकेंड्स के अंदर टाइम डिले। अब चाहे कि ये काम आप असेंबली में कर रहे हैं चाहे C में कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली एक जैसा टाइम डिले आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक हो गया, कोई सवाल इसमें? और हाँ सर जी, हम जो करेंगे असाइनमेंट के लिए वो तो हम 4 मेगाहर्ट्ज़ ही करेंगे ना, हम तो। हाँ 4 मेगाहर्ट्ज़ में कर लें। अच्छा, इसमें आप नोट करें कि ये देखें, आप टाइमर को जब आपने स्टार्ट कर दिया ना, फॉर एग्जांपल आप टाइमर को 0 से स्टार्ट कर लें। मैं कहता हूँ कि आप टाइमर को इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 0 0, और फिर आपने इसको ऑन कर दिया, और फिर आप इसको ओवरफ्लो फ्लैग का इंतज़ार नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल इसके बाद आप डिले डाल देते हैं किसी भी सब रूटीन में, असेंबली की सब रूटीन या C का फंक्शन यूज़ कर लें, आप डिले डाल दें 1 सेकेंड, और उसके बाद आप टाइमर को स्टॉप करें, और उसकी जो फाइनल वैल्यू है TMR 0H TMR 0L, इसको आप बोर्ड पे डिस्प्ले कर दें। तो ये जो डिस्प्लेड वैल्यू है ये आपको क्या चीज़ शो करेगा? सर ये आप, जितना टाइमर चला, मतलब बेसिकली हमारा डिले 1 सेकंड में वो कितना काउंट हुआ है। हाँ जी, 1 सेकेंड में कितना काउंट हुआ है। अच्छा, अब आप अगर इसमें दूसरा काम करें कि टाइमर को क्लॉक पे चलाने की बजाय, जो इंटरनल क्लॉक है, आप इसको प्रोटियस में बाहर से क्लॉक दे दें, जैसे मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाया था ना, तो मैंने 50 हर्ट्ज का क्लॉक दिया था। आप 50 हर्ट्ज का क्लॉक जनरेट करें एक्सटर्नल, और इसको इधर दे दें 50 हर्ट्ज। अब ये क्या होगा, ये जो आपने काम किया है ना इस एग्जांपल में, ये आपका एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बन जाएगा, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी पल्सेस आई हैं। अब पीछे से 50 हर्ट्ज आ रहा है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 50 पल्सेस आई हैं। तो आपके काउंटर को जब आपने स्टॉप किया 1 सेकंड के बाद, तो उसको कितनी वैल्यू इधर रजिस्टर में शो करनी चाहिए? 50। 50 को आप हेक्स में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में 50, इसको जो भी हेक्स में कन्वर्ट कर लें। आपने इसको डिस्प्ले करना होगा पोर्ट के ऊपर। ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये मैं टाइप करके भी आपको दे दूंगा, लेकिन मैंने इधर आपको समझा दी है सारी एग्जांपल के अंदर। सर हमने पल्स काउंट करना है। हाँ जी, आपने जो है ना टाइमर को एक्सटर्नल क्लॉक के लिए प्रोग्राम करना है। आप उसे 50 हर्ट्ज का क्लॉक देंगे, ये इनफैक्ट आपका फ्रीक्वेंसी काउंटर बन जाएगा। समझ रहे हैं? सिर्फ हमें स्टार्ट 0 0 से करना ज़रूरी है उसके लिए फिर? फिर किससे करेंगे? सर क्या ये अगर हम फॉर एग्जांपल एक सेट वैल्यू से स्टार्ट करें तो भी सेम फंक्शन ही फॉलो करेगा, राइट? अगर आप किससे स्टार्ट करें?
मतलब हम किसी भी वैल्यू से, जैसे आपने अभी यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, मतलब हाँ। ज़रूरी है कि हम 0 से ही स्टार्ट करें? हम इसको एक मतलब 10 से या किसी और वैल्यू से भी स्टार्ट करेंगे, तो इसने 50 साइकिल्स ही पास करनी है उस टाइम पीरियड में। ये 50 देखे पास। ना, आपने फ्रीक्वेंसी काउंटर डिजाइन करना है। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपके जो टाइमर है, टाइमर 0, और आपके माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है RA4, इस पे आपने 50 हर्ट्ज का एक्सटर्नल क्लॉक दिया है। या आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, मैं कहूँगा आप 70 कर दें, 80 कर दें। ठीक है, और आपने मैयर करना है कि पर सेकंड ये कितनी पल्सेस आई हैं इस क्लॉक के अंदर। ठीक है, आप उसके सर लिए आप क्या करेंगे, टाइमर को एनेबल करेंगे फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए इसको एनेबल करें। अब टाइमर की आउटपुट पे जो भी वैल्यू शो होगी वो क्या चीज़ है, ये आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है जो आपने इधर दी थी, ये वाली। सर समझ, आप क्लियर है आपको? सर एक चीज़ पूछनी थी। अगर हम उसे 1 सेकंड के लिए इनेबल कर रहे हैं और जैसे आपने अभी हमें बताया कि हम उसे आउटपुट क्लॉक पे दे रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी हम उसे दे रहे हैं वही उस पे आउटपुट होगी, तो उसने डिफर तो करना नहीं है, राइट? हाँ जी, वो सेम होनी चाहिए। जैसे आपने उसको 50 हर्ट्ज का क्लॉक दिया है ना, पल्सेस दी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उसको 50 ही शो करना चाहिए। सर आप अभी कह रहे हैं 50 ही शो करना चाहिए, दैट मीन्स वो कम हो सकती है, तो इस तरह के कौन से रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो कम हो सकती है? बीच में सर्किट में या मतलब हम लोग जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या आ सकता है कि वो ना हो 50 से कम हो जाए? नहीं, वो 50 ही होगी, वो क्यों कम होगी? ये देखे ना, पूरा सर्किट आपके सामने है। नहीं, वो सर इसलिए पूछा था क्योंकि आप उसे एज़ अ पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर रहे थे ना, तो इस वजह से मैं पूछा था कि 50 ही होनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा था। वो तब होगा कि जब आप इसको बहुत हाई क्लॉक पे चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 4 मेगाहर्ट्ज। अब उसके अंदर आपको पता है ये कुछ इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन भी है, इधर भी डिले है, और बाज़ औक़ात प्रोग्रामिंग में कोई इंस्ट्रक्शन डिले ले जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने कोड है ना, जब आपने टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप किया, फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो 2-4 साइकिल हो सकते हैं इसके एक्स्ट्रा लग जाए। तो ये जो है ठीक है इस सर। वजह से हाई फ्रीक्वेंसी पे एरर आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे इसको सही मैयर करना चाहिए। तो इनफैक्ट आपकी जो असाइनमेंट होगी ना, आपने ये पल्स काउंटर डिज़ाइन करना है, ये फ्रीक्वेंसी काउंटर। कि आपके पास एक्सटर्नल पिन के ऊपर आपने क्लॉक कनेक्ट कर दी है, एक स्लो 50 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको आज इस डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, तो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी मेजर करनी होगी। सर उसमें जो आपने कहा कि 1 सेकंड के लिए उसको इनेबल करना है, सर वो एक दफ़ा फिर बता देंगे वो किस तरह करेंगे? वो यहाँ पे करना पड़ेगा, ये एग्जांपल के अंदर जैसे आप ये कोड लिख रहे हैं, ये देखिए आपने टाइमर को 1 किया, उसके बाद आप इंटरप्ट फ्लैग का वेट कर रहे हैं हाई होने का। अब आपकी असाइनमेंट में ये वाली लाइन नहीं होगी, इस जगह पे आप 1 सेकंड का डिले डालेंगे और उसके बाद टाइमर को आप ऑफ करेंगे और उसकी वैल्यू को रीड करेंगे। सर मतलब कि हमें एक सब रूटीन बनानी पड़ेगी, बस इसमें हाँ डालनी जी, पड़ेगी कि 1 सेकंड आप या डिले। सब रूटीन बना लें 1 सेकंड की, या आपको जैसे आपको मैंने डिले का फंक्शन बताया सी प्रोग्रामिंग का, वो यूज़ कर लें। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बड़ी क्लियर असाइनमेंट है, कोड आपके सामने है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपने, और जो पल्सेस आपने काउंट की हैं उनको आपने जो आपके ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं ना, इनके ऊपर बेशक हैग्स में ही डिस्प्ले कर दें, आपको प्रोटियस में मिल जाएंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले जिन पे हैग्स में डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। ये भी काउंटर्स जो आपके टाइमर्स हैं ना, इनको काउंटिंग के तौर पे यूज़ करेगा। ये वही काम है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया हम करने जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल है जिसके अंदर कहते हैं assuming that clock pulses are fed into
T0CKI पिन, ये इनफैक्ट आपकी RF4 पिन है। Write a program for counter 0 in 8-bit mode to count the pulses and display the state of the timer on port B। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है ना, ये भी पल्सेस काउंट कर रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है कि जब आपने पल्सेस को जैसे किसी लिमिटेड विंडो में काउंट करना है ना, जैसे मैंने तो आपको क्या, आपने 1 सेकंड के अंदर पल्सेस को काउंट करना है, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर जैसे जैसे इसके पास पल्सेस आ रही हैं उनको ये डिस्प्ले करता जाएगा, और जब काउंटर ओवरफ्लो हो जाएगा दोबारा रीसेट हो जाएगा। इसका बस ये फंक्शन है। तो इसका कोड देखते हैं क्या है। ये इसने, ये एग्जांपल भी आपको असाइनमेंट में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसने RA4 को इनपुट डिफाइन कर दिया, फिर इसने पोर्ट बी को आउटपुट डिफाइन कर दिया, क्योंकि इसने इस पे पल्सेस का काउंट डिस्प्ले करना, और टाइमर को इसने 8-बिट मोड में यूज़ किया, उसका कन्फिगुरेशन जो है वो 6-8 रखा। 8-बिट मोड में यूज़ कर रहा है, एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ कर रहा है, प्री स्केलिंग इसने 0 कर दी, डिसेबल कर दी। इसके बाद ये टाइमर को 0 से लोड कर रहा है, वो जो मैंने आपको कहा था ना, आपने भी टाइमर को 0 से लोड करना है जब पल्सेस को काउंट करना है, तो ये वही काम कर रहा है। और ये क्योंकि 8-बिट मोड में यूज़ कर रहा है, इसलिए इसने सिर्फ एक रजिस्टर को लोड किया, TMR0L। और इसके बाद ये इसके फ्लैग को मॉनिटर कर रहा है, सॉरी फ्लैग को क्लियर कर रहा है, इंटरप्ट फ्लैग को। उसके बाद इसने टाइमर को स्टार्ट कर दिया। अब आगे जो लूप स्टार्ट हो रहा है अगेन का, इसके अंदर ये टाइमर की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है पोर्ट बी पे, ठीक है, और टाइमर के फ्लैग को मॉनिटर कर रहा है। जब आपका टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोग्राम को दोबारा रीसेट कर देगा, यानी कि इधर वापस आ जाएगा, टाइमर को रीसेट कर देगा और काउंटिंग दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये आपकी एग्जांपल है 9.23, जिसमें टाइमर 0 को हमने पल्स काउंटिंग के लिए यूज़ की। लेकिन ये उस प्रॉब्लम से डिफरेंट है जो मैं आपको दूंगा, वो फ्रीक्वेंसी काउंटर। सर हमने जो करना होगा वो 16-बिट करना होगा या 8-बिट मोड में? आप 16-बिट कर लें तो बेहतर है। आप 16-बिट मोड यूज़ करें। और सर प्री स्केल उसमें करना है, प्री स्केल? यार ये तो पूरी असाइनमेंट तुम इधर ही करा लोगे मेरे से ज़हन। जी चलें ठीक है सर, वो देख अपना भी इस्तेमाल कर लो। ये आपके सामने है पूरी फिगर, आप खुद सोचें, इसमें अगर आप प्री स्केलिंग इनेबल कर दें तो क्या होगा। तो ये असाइनमेंट इसलिए दिया, ये सारी चीज़ें आप सोचें, और अगर ये असाइनमेंट आप इंशाल्लाह जब कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका मोराल काफ़ी हाई हो गया कि आपने कोई चीज़ लर्न की है। ये एक बड़ी कॉमन सी एप्लीकेशन है एम्बेडेड सिस्टम्स की। आपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, आप पूरा फ्रीक्वेंसी काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं इधर। तो ये छोटी सी एग्जांपल असल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। आगे ये हमारे पास 3-4 स्लाइड्स हैं जिसके अंदर मैं बाकी टाइमर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, और टाइमर जो 2 है उसकी हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये आपके सामने टाइमर 1 का ब्लॉक डायग्राम है। तो अगर किसी एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल टाइमर यूज़ करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आप चाहते हैं इसमें जो आपने डिले डालना है वो भी आपने सब रूटीन नहीं यूज़ करनी, आपने एक और टाइमर यूज़ करना है, तो आप टाइमर 1 भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, डिले डालने के लिए। ठीक है, टाइमर 0 जो है वो पल्सेस को काउंट कर रहा है, टाइमर 1 क्या करेगा, ये आपका 1 सेकंड का डिले डालेगा। तो खैर इसके ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं। ब्लॉक डायग्राम इसका भी वही है कि इसके अंदर जो टाइमर को क्लॉक जाना है वो इंटरनल भी हो सकता है, जिस पे माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, और इसको आप एक्सटर्नल भी दे सकते हैं इन 2 पिन्स के ऊपर। और इसके अंदर प्री स्केलिंग की आपके पास उसी तरह ऑप्शन है, 2 बिट्स का प्री स्केलर आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद इसमें सिंक्रोनाइजेशन का ब्लॉक है।
ये वाला सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक इनपुट, यहाँ पे टाइमर का एनेबल डिसेबल का फ्लैग है ऑन ऑफ करने का, और ये आपके टाइमर के रजिस्टर है। जब ये अपनी फाइनल वैल्यू को पहुंचेंगे तो ये इंटरप्ट फ्लैग 1 कर देंगे, और बाकी इसकी प्रोग्रामिंग का वही तरीका है जो टाइमर 0 का। बट डिफरेंस ये है कि ये 8 बिट में नहीं चल सकता, ये हमेशा 16 बिट में ही प्रोग्राम होगा। हाँ जी। तो ये कहते हैं कि इसको आप सिंक्रोनस काउंटर भी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर भी। अच्छा, टाइमर 2 के ऊपर आते हैं। ये इसलिए आपसे इम्पोर्टेंट टाइमर है कि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में यूज होगा, जो हमने चैप्टर 15 में पढ़ना है या 17 में। टाइमर 2 का पहला फीचर है कि ये 8 बिट टाइमर है। इसका ये जो रजिस्टर है TMR2, इट इज एन 8 बिट टाइमर। दूसरा फीचर ये है कि ये एक्सटर्नल क्लॉक नहीं ले सकता, ये सिर्फ इंटरनल क्लॉक पे चलेगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें प्री स्केलर भी अवेलेबल है और पोस्ट स्केलर भी। अगर आप आउटपुट की फ्रिक्वेंसी को भी डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल। प्री स्केलर इनपुट फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देगा। अच्छा, अब इसका जो आर्किटेक्चर ना बाकी सब टाइमर से डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है, इसमें एक और रजिस्टर अवेलेबल है, इसको कहते हैं PR2। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, अब इसके साथ एक कंपैरेटर भी कनेक्टेड है, ये जो आपको नजर आ रहा है। तो ये इसका जो फंक्शन है, ये काउंटिंग करता है, जिसके अंदर कंपेयर काउंटिंग वैल्यू को ये कंटिन्यूसली PR2 से कंपेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने टाइमर को स्टार्ट कर दिया 0 से, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, इसको आपको इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है नॉन ज़ीरो वैल्यू से। और आपने PR2 में 100 लोड कर दिया। अब जब ये टाइमर 2 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और 100 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो कंपैरेटर है इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। और ये जो आउटपुट पल्स है इंटरप्ट फ्लैग में, ये 1 जो है आउटपुट पे चला जाएगा। तो ये जो कंपैरेटर है 8 बिट का, इसका ये काम है कि जैसी टाइमर की वैल्यू PR2 के इक्वल होती है, ये कंपैरेटर आउटपुट पे एक पल्स जनरेट करेगा और वो प्री पोस्ट स्केलर से गुजरती हुई इंटरप्ट फ्लैग के अंदर चले जाएगी। और इसी टाइमर को हम यूज़ करेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर के टाइम बेस सेट करने के लिए। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है वो इस टाइमर से सेट होता है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? तो ये आपको दोनों टाइमर्स का डिफरेंस क्लियर हो गया, टाइमर 0 टाइमर 2 में क्या फ़र्क है। टाइमर 0 और बाकी जितने टाइमर है 1 और 3, वो तब ओवरफ्लो होते हैं जब उनकी फाइनल वैल्यू आती है FFFF। लेकिन टाइमर 2 कब ओवरफ्लो होता है जब इसकी काउंट वैल्यू PR2 के इक्वल हो जाती है, तो ये ओवरफ्लो फ्लैग को 1 कर देते हैं आउटपुट। सर PR2 को हम खुद सेट कर सकते हैं? हाँ जी, ये आप खुद सेट करते हैं। आगे एग्जांपल आ रही है इसकी। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है 9.38, जिसके अंदर हम टाइमर 2 को प्रोग्राम करने लगे। कहता है assuming that crystal frequency is equal to 10 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, आपको ये फ्रीक्वेंसी तो प्रोटियस में सेट करना आ गई है ना, किस तरह करते हैं? क्यों भाई? सर आप एक्सटर्नल क्लॉक की बात कर रहे हैं या फिर जो माइक्रो कंट्रोलर की अपनी? माइक्रो कंट्रोलर का जो अपना क्लॉक है, जब आपने प्रोटियस में उसको चलाना है, क्योंकि प्रोटियस में क्रिस्टल भी कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो करने की जरूरत नहीं होती। सर वो तो प्रॉपर्टीज उसकी खोल के उधर ही हाँ जी, इसमें ऑप्शन उसकी होता है प्रॉपर्टीज खोल के एडजस्ट करते हैं, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज में आप ये क्लॉक सेट कर लेते हैं क्रिस्टल को। आगे कहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू टर्न ऑन पोर्ट B बिट 4 व्हेन टाइमर 2 रीचेस वैल्यू 100।
ठीक है, तो आप कोई इससे काउंटिंग कर रहे हैं, जब ये अपनी वैल्यू 100 के इक्वल होता है तब आपने पोर्ट बी की बिट को 1 करना। ठीक है, तो ये देखें, इसने सबसे पहले RB4 को आउटपुट डिफाइन कर दिया और इसको 0 भी कर दिया। फिर टाइमर 2 को इसने कॉन्फ़िगर किया T2 कंट्रोल रजिस्टर से। ये मैंने आपको स्लाइड में दिखाया नहीं है, लेकिन ये बुक में दिया हुआ। इसमें इसने प्री स्केलिंग को डिसेबल किया, पोस्ट स्केलिंग को डिसेबल किया, और इसका उसके बाद टाइमर 2 का जो रजिस्टर है उसको इसने 0 से लोड कर दिया। अब ये जो PR2 रजिस्टर है इसको इसने 100 से लोड कर दिया। उसके बाद ये इंटर फ्लैग को क्लियर कर रहा है। उसके बाद इसने टाइमर 2 को इधर ऑन कर दिया। आगे जाके ये इसके इंटरप्ट फ्लैग को मॉनिटर कर रहा है यूजिंग द BTFS इंस्ट्रक्शन। ये मॉनिटरिंग वाला लूप है। सी में ये वाइल लूप बन जाएगा। तो जैसे ही ये इंटरप्ट फ्लैग 1 होगा, इस लूप से ये बाहर आ जाएगा और पोर्ट बी की बिट 4 को 1 कर देगा। उसके बाद आप टाइमर को स्टॉप कर रहे हैं और आगे इनफाइनाइट लूप स्टार्ट होगा। तो ये थी एग्जांपल 9.38। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई सवाल है इसमें किसी? अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। बस ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। इसके बाद टाइमर 3 का ब्लॉक डायग्राम आता है। तो ये आपको बताया था टाइमर 1 और टाइमर 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये भी 16 बिट मोड में ऑपरेट होता है। इसके जो दोनों रजिस्टर हैं ये हमेशा 16 बिट मोड में चलेंगे, काउंटिंग करेंगे। और इसको आप सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इंटरनल क्लॉक पे भी चला सकते हैं और एक्सटर्नल क्लॉक के ऊपर भी। तो ये आपका चैप्टर इधर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपके सामने असाइनमेंट लिख देता हूँ आपकी अगली, ताकि कोई क्वेश्चन है इधर ही क्लियर हो जाए। ये तो आपकी पिछली असाइनमेंट है। ये आपको मैंने क्या था। अननोन अननोन फ्रीक्वेंसी की आप कोई रेंज भी डिफाइन कर लें। फॉर एग्जांपल 1 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज। लेकिन आप इससे ज़्यादा भी इसको चेक कर सकते हैं, ये चलेगा। इसको आप 10 किलो हर्ट्ज तक चेक कर सकते हैं।
इसमें आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना है 4 मेगाहर्ट्ज में, और टाइम कितना लेना? जी सर। सर इसकी ड्यू डेट से ज़रा ज़्यादा टाइम दे दें, क्योंकि असल में नेक्स्ट वीक हमारे लैब एग्ज़ाम भी हैं और वही प्रोजेक्ट भी आपसे हमारे। पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, आपने इसकी ड्यू डेट क्या रखनी है? सर 20th करते हैं। 20th, जी सर, ठीक। ये ध्यान रखें अभी आपकी एक और असाइनमेंट रहती है जिसकी जो आपने 30th से पहले देनी होगी, उसके बाद आपका लास्ट वीक और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है, क्या हुआ? हाँ जी। सर 20th को ही दे दें, वो फिर आसान हो जाएगा करना, उसमें फिर वो 14, 15, 16 हमारे बिजी होंगे। अच्छा, फिर आखिरी असाइनमेंट आपको आखिरी हफ्ते में दे दूंगा, टाइम उसका होगा 21 to 30। चलो, ये मैं पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये असाइनमेंट जो है ना आपको शायद LMS पे देनी पड़े, ये मैं LMS पे अपलोड करूँगा। सर मैं असाइनमेंट से एक दो क्वेश्चंस थे। हाँ जी। सर इसमें जो आपने अननोन फ्रीक्वेंसी लिखी है, वो हम कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लें? एज्यूम कर लें, लेकिन चेंज भी करनी है। आपने जो रिजल्ट शो करने हैं ना असाइनमेंट के अंदर, 2-3 फ्रीक्वेंसी चेंज करके मैयर करें और डिस्प्ले करें फिगर्स के अंदर। ठीक है सर। और सर ये जो मैं हम लिख इस पे लिखें, शो रिजल्ट फॉर एट लीस्ट 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी, और कोई और क्लैरिफिकेशन? सर जिसमें आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे कहा है, तो आपने पहले भी जिस तरह बताया था कि हम हेक्स वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो सर हाँ, जो सर मतलब हमने हेक्स वैल्यू डिस्प्ले करनी है कि हम डेसिमल भी सर हम कर सकते हैं? आप हेक्स में ही कर दें, जी सर। उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वो सी में कोई प्रोग्राम लिख भी लें तो मसला नहीं है। ये आपको कन्वर्जन सिखाई हुई है ना, इसका सी का कोड दिया हुआ है। अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसको आप डेसिमल में डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन हेक्स में भी कर दें तो वो भी ठीक है। और कोई सवाल किसी? तो चलें, ठीक है, आज का लेक्चर बस आपका इतना ही था, मैंने ये चैप्टर ख़त्म करना था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन ये असाइनमेंट आप शुरू कर दें ताकि 20th से पहले कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मज़ीद कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी। तो चलें, ठीक है, फिर लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ।